हेलो फ्रेंड्स। चलिए आपके लिए एक नया सब्जेक्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यहां पर। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करा लिया है। फ्यूचर में प्लानिंग है, आप बनने वाले हैं सीएमए। और सीएमए ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। सीएमए फुल फॉर्म क्या है सीएमए की? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट भी कहा जा सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अच्छा, मैनेजमेंट और कॉस्ट दो वर्ड हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट यानी कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे की जाएगी वो हमारे सिलेबस में है, हम यहां पर सीखेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मतलब क्या है? देखिए, ना सिर्फ कोई अकाउंटिंग करना, ना सिर्फ कोई अकाउंटिंग करना, मैनेजमेंट का काम क्या है? जो भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस तरह का डेटा प्रिपेयर किया जाए, क्या टेक्निक्स लगाई जाएं, क्या कॉन्सेप्ट्स लगाए जाएं जिससे कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया जा सके, वो मैनेजमेंट लेवल का काम है। और मैनेजमेंट अकाउंटेंट में सिर्फ कॉस्टिंग ही कवर नहीं होती, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कवर हो जाएगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग सब कवर हो जाता है। बहुत वाइड टर्म है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए यहां पर हम डिस्कस करेंगे सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इंस्टीट्यूट सीएमए की डिग्री आपको देगा कुछ स्टेजेस पार करने के बाद। और वो स्टेजेस क्या हैं? आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं अभी। इंटर में आपको दो ग्रुप क्लियर करने हैं। ग्रुप 1 4 पेपर्स इसमें होंगे, ग्रुप 2 4 पेपर्स इसमें होंगे। जब ये इंटरमीडिएट लेवल आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपने फाइनल में जाकर फिर से दो ग्रुप क्लियर करने होंगे। ग्रुप 3 यहां पर भी 4 पेपर्स होंगे, ग्रुप 4 यहां पर भी 4 पेपर्स होंगे। यानी चार 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 पेपर के 4 ग्रुप आपने क्लियर करने हैं, जिसमें से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंटरमीडिएट लेवल कहलाता है, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 फाइनल लेवल कहलाता है। लेकिन ये जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आपका फ्यूचर में जो कोर एरिया होने वाला है वो कॉस्ट से रिलेटेड होने वाला है। और क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको डिग्री ही कॉस्ट अकाउंटेंट की देगा, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट, कॉस्ट से रिलेटेड सिलेबस आपके हर स्टेज पर, आपके हर ग्रुप में डाल रखा है। यानी आप समझें कि सिर्फ कॉस्टिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको अलग 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 ग्रुप में बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यानी ये एक सब्जेक्ट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। डिग्री आपको कॉस्ट अकाउंटेंट की मिलेगी और फ्यूचर में कंपनी जिस तरह के डिसीजंस आपसे एक्सपेक्ट करती है वो आपको यहां पर सिखाए जाएंगे। अच्छा, मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए, ये एक कॉस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको कितनी बार और किस किस लेवल पर किस किस नाम से पढ़ना पड़ेगा, देखिए जरा। ये देखें, सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यहां पर हम सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ग्रुप 1 100 मार्क्स का पेपर होगा। अच्छा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर का नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। 100 मार्क्स पढ़ना है। वर्ड्स ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे आपसे पहले यही डिस्कस करना है कि ये अलग अलग लेवल इंस्टीट्यूट ने बनाए कैसे हैं। कॉस्ट से रिलेटेड सिलेबस को इंस्टीट्यूट ने ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कैसे किया है। यहां पर वर्ड आया कॉस्ट अकाउंटिंग। ग्रुप 2 देखना जरा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक वर्ड और ऐड हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन चल अभी भी अकाउंटिंग ही रही है।
ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग, ग्रुप 2 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहां पर भी अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। ग्रुप 3 अब अकाउंटिंग नहीं है। देखो जरा, ग्रुप 3 में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट 100 मार्क्स। सर ग्रुप 2 में आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात तो की, लेकिन बीच में तो प्लस भी लगा रखा है। बच्चे जो ग्रुप 2 का सिलेबस है इसमें कॉस्ट 50 मार्क्स का है। सर पेपर तो 100 मार्क्स का होता है। इस 50 मार्क्स के पेपर के साथ एक दूसरा सब्जेक्ट भी इंस्टीट्यूट ने ऐड किया हुआ है 50 मार्क्स में, जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी ग्रुप 2 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 50 मार्क्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स, इस तरह से ऐड करके 100 मार्क्स का पेपर आपका बना रखा है। ठीक है। ग्रुप 3 हमने कहा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब यहां पर कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, वो भी स्ट्रेटेजी बनाते हुए। अब यहां पर कोई वर्ड अकाउंटिंग जैसा आपको नहीं मिलेगा। मैं इस बात पर अभी आऊंगा कि अकाउंटिंग से मतलब क्या है और कॉस्ट मैनेजमेंट से मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिर देन ग्रुप 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। सर ये ऑडिट क्या है? कंपनी ने, जिन कंपनीज को भी कॉस्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने होते हैं, उन कंपनीज ने वो सारे रिकॉर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉस्टिंग टेक्निक्स, उनको प्रॉपर फॉलो करते हुए मेंटेन किए हैं या नहीं, तो ये चेकिंग करना, ऑडिट करना कहलाता है। ठीक है। वो ऑडिट का काम, चेक करने का काम, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी आपसे मैं ये कहूं कि ये जो पहले ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ये तीनों सब्जेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फ्यूचर में। चलिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। तो ऑडिट में सिर्फ चेक करने का काम है। 100 मार्क्स का पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पूरे डिटेल में वहां पर पढ़ने को मिलेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए जो बेस तैयार होगा वो होगा आज और अभी से। यह अकाउंटिंग का मतलब क्या है, बात को समझना जरा। अकाउंटिंग यानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, जैसा कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बचपन से करते आ रहे हैं। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग यहां पर ग्रुप 1, ग्रुप 2 की मैं अगर बात करूं तो सिलेबस इतना इजी होगा, आप क्वेश्चन बनाओगे, सोल्व करोगे, आपके मार्क्स आएंगे और इजीली आप इंटरमीडिएट लेवल को पास आउट कर जाओगे। इंटरमीडिएट लेवल को, लेकिन क्योंकि ग्रुप 3 में हमारा सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। यहां पर कोई अकाउंटिंग नहीं करनी है, यहां पर कोई अकाउंटिंग नहीं करनी है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ग्रुप 3 की बात कर रहा हूं। सर अभी तो हम ग्रुप 1 में हैं। बेटा ये सिलेबस मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको पढ़ना तो है ना ग्रुप 3। और जब तक उसके लिए आपको आज क्या ध्यान रखना पड़ेगा वो तो आज से ही डिस्कस करना पड़ेगा ना मुझे आपके साथ। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए बस। अभी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, देखिए ग्रुप 1 की हम बात करें या ग्रुप 2 की हम बात करें, यहां पर क्वेश्चन बनाकर काम बड़े आसानी से चलता है। क्वेश्चन बनाकर मतलब एग्जाम में आपसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन बनाने कैसे करने हैं, कैसे सोल्व करने हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। आप एग्जाम में जाकर क्वेश्चन बनाओगे, इजीली पास हो जाओगे, इजीली पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सिलेबस है ना, मैं 2 क्वेश्चन आपको, फॉर एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन आपको क्लास में कराऊंगा, वैसे ही क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। आप होमवर्क में जाकर क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बन जाएगा, इजीली पास हो जाओगे। ग्रुप 3 में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हर एक क्वेश्चन पहले जैसा क्वेश्चन होगा ही नहीं। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन होगा। कैसे डिफरेंट होगा? एक कंपनी है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसके पास 5 डिफरेंट प्रपोजल्स हैं। ध्यान से सुनना, फ्यूचर में उसके सामने 5 डिफरेंट प्रपोजल्स हैं और कंपनी के रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से इन 5 प्रपोजल्स को एक साथ एक्सेप्ट करके एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। तो इन 5 में से कोई एक प्रपोजल कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है।
अब ये आपसे पूछा जाएगा कि इन 5 प्रपोजल्स में से कौन सा प्रपोजल कंपनी एक्सेप्ट करे जो कि फ्यूचर में कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब आप सोचो फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में कौन सा प्रपोजल कंपनी के लिए सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रपोजल होगा, ये आपने आज रिकमेंड करना है कंपनी को। ये एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कोई दूसरी कंपनी है, उसके सामने अलग तरह के 5 प्रपोजल्स हैं। अच्छा, वो 5 प्रपोजल्स कौन से होंगे और वो 5 प्रपोजल्स कौन से होंगे, ये तो डिफरेंट है, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ है। इसलिए हम कहते हैं इसे केस स्टडीज, यानी केस स्टडी बेसिस ग्रुप 3 में आपका सिलेबस होता है। हर क्वेश्चन अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन होगा, और आप ये कहें कि हम सर 1000 क्वेश्चन बनाकर भी ये सिलेबस कंप्लीट कर जाएंगे या क्लियर कर जाएंगे, तो ऐसी कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। तो सर फिर क्या होगा, वही आपसे डिस्कस कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। इंटर लेवल पर क्वेश्चन बनाकर काम चल जाएगा, फाइनल लेवल पर सिर्फ कॉन्सेप्ट ही काम आएंगे, कॉन्सेप्ट काम आएंगे, और उन कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग आज से ग्रुप 1 से इंस्टीट्यूट कराना स्टार्ट कर देगा। और प्रॉब्लम यह है, आप देखना नेक्स्ट क्लास में ग्रुप 1 के सिलेबस में मैं आपको मेटेरियल का चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, और जैसे ही आप 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में जाकर घर पे बनाओगे, आपको लगेगा ये तो समझ आ गया, क्वेश्चन तो समझ आ गया, कॉन्सेप्ट इग्नोर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट हम यहां से डिटेल्ड में डिस्कस करते हुए चलेंगे, वो आगे जाके फ्यूचर में आपको फाइनल लेवल पर हेल्प करेंगे। फ्यूचर में जाकर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप कंपनी को कोई एडवाइस करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे, वहां पर आपको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन बनाने का काम क्या होगा, क्वेश्चन में सिर्फ आप पेपर पास कर पाओगे, और वो भी सिर्फ इंटर लेवल के। तो इसलिए हमें फ्यूचर में क्या करना है, उसको आज ही से ध्यान में रखते हुए क्यों क्वेश्चन पर काम करें, कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं ना। देखिए, मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट एक ऐसी की है जिससे आप हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप क्वेश्चन पर काम करने लग गए तो सिर्फ आप वही क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में जैसा क्वेश्चन क्लास में आपको करा दिया गया हो। अगर थोड़ा सा भी ट्रिकी या थोड़ा सा भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में चेंज करेगा, आपसे फिर क्वेश्चन नहीं होने वाला। और अगर कॉन्सेप्ट पर काम करोगे तो आप सभी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बना पाओगे। आप चेक देखते नहीं हो क्या, मैं एग्जांपल लूं अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आज की डेट में बच्चों से जहां जितना भी डिस्कशन होता है, उनका कहना यही है कि सर बैलेंस शीट टैली होती नहीं, करानी पड़ती है। एग्जाम में बैलेंस शीट टैली होती नहीं है, बस जबरदस्ती कहीं ना कहीं से करानी पड़ती है। आपने कभी इस बारे में ध्यान से सोचा कि ऐसा क्यों है? अगर एग्जाम में बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन आया है और उसमें सारी एडजस्टमेंट बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी कि क्लास में आपको क्वेश्चन में करा दी गई हैं, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। और अगर इंस्टीट्यूट ने एक भी एडजस्टमेंट डिफरेंट और नई तरह की बनाकर पूछ ली, अब बैलेंस शीट टैली नहीं होनी। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो ये समझ लेना आपने सीखा नहीं, रटा है। आप सिर्फ वही क्वेश्चन, सिर्फ वही ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो आपको रटा दिए गए हैं, कोई भी नया ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तो आप सीख नहीं रहे हैं, आप रट रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। एक बात जरा सोच कर बताइए, बचपन में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11th क्लास से स्टार्ट करा दी गई थी, और जब स्टार्ट कराई जाती है तो इनिशियल लेवल पर आपको सबसे पहले सिखाई जाती है जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्री में इनिशियल लेवल पर ही आपको यह बताया जाता है कि जो एक अमाउंट किसी एक अकाउंट में डेबिट होगा, वही सेम अमाउंट किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट भी होगा। जर्नल एंट्री डालते समय ये करते हो ना आप, सेम अमाउंट को एक अकाउंट में डेबिट करते हो टू, फिर सेम अमाउंट को किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट करते हो। इसीलिए तो इसे डबल एंट्री बुक कीपिंग का नाम दिया जाता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। आप एक बात बताइए,
जब जनरल एंट्री में आपको 11th क्लास में ही इतनी बात बता दी गई थी, तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट की एसेट साइड सारे डेबिट बैलेंसेस का टोटल है और लाइबिलिटीज साइड सारे क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल है। और आप जनरल एंट्री डालते आ रहे हैं सेम अमाउंट डेबिट सेम अमाउंट क्रेडिट, तो फिर बैलेंस शीट टैली ना होने का रीजन आपकी समझ में आए तो मुझे भी समझाओ जरा, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आता। जब आप अकाउंटिंग इस लेवल पर डबल एंट्री बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग करते आ रहे हैं, जब डेबिट सेम अमाउंट हो रहा है क्रेडिट सेम अमाउंट हो रहा है, तो बैलेंस शीट और है ही क्या? डेबिट और क्रेडिट एट द एंड ऑफ द ईयर डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल ही तो है एक पर्टिकुलर डेट पर। फिर टैली ना होने का क्या रीजन है? मैं बताता हूं वो रीजन क्या है। आप जब एक चैप्टर पढ़ते हैं उसका ट्रीटमेंट अलग तरह से रखते हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं तो अलग तरह से, तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं अलग तरह से, चौथा चैप्टर पढ़ते हैं अलग तरह से। मेरी बात मानकर देखना एक बार, कोई भी अकाउंटिंग का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर आप उस चैप्टर में जर्नल एंट्री डालना जानते हैं, आपकी कभी कोई बैलेंस शीट ऐसी नहीं हो सकती जो टैली ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर पार्टनरशिप है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा, करते हो ना। डिसोल्यूशन है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, डट रहे हो आप। क्यों बनेगा? डबल एंट्री जर्नल एंट्री, अगर आप जर्नल एंट्री का इफेक्ट जानते हैं, आपको कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सर आप हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाने वाले हैं या फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिखाने वाले हैं? ये मैं क्यों इतना डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ, समझो मेरी बात को। आज आप ये चाहें कि आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसी हो जाए कि आप हर बैलेंस शीट को फर्स्ट टाइम में टैली करा दें, तो आपको क्या लगता है ऐसे चुटकी बजाने का काम है क्या? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत किस चीज पर करनी पड़ेगी? उस बेसिक नॉलेज पर जो आपको 11th क्लास से दी गई थी। वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, दोबारा से वहां से फोकस रखना पड़ेगा कि हाँ कैसे हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप आज 11th लेवल को बहुत पीछे छोड़कर आ चुके हैं। सर आप तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, अब हम आते हैं अपने इस सब्जेक्ट पर। यह सब्जेक्ट बच्चे आपके लिए आज बिल्कुल नया है। आज तक आपने इस सब्जेक्ट को, मैं तो मानता हूं कि देखा ही नहीं है। यानी आज से आपको इसकी बेसिक नॉलेज मिलने वाली है। और अगर आपने आज इसकी बेसिक पर अपने कमांड बना ली, तो फ्यूचर में ग्रुप 3 ग्रुप 4 कहीं पर भी कॉस्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आपको देना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यानी आज आप इसके इनिशियल लेवल पर खड़े हैं, तो बेसिक पर ही कमांड बनाना हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। और अगर बेसिक पर कमांड नहीं बनी, तो फाइनल में जाकर फिर कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस में पेपर में आपके साथ वही होने वाला है जैसा आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में बैलेंस शीट बनाते समय होता है। ध्यान रखिएगा बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, हम आगे नेक्स्ट क्लास से जब मेनली सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन कराने लगूंगा, लेकिन क्वेश्चन से पहले आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट डिस्कस करके दूंगा। उस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना, उस कॉन्सेप्ट पर हमेशा काम करना। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे, आप हर तरह का क्वेश्चन बना पाओगे और ये कॉन्सेप्ट आपको फ्यूचर में जाकर काम भी आएंगे और हर तरह के क्वेश्चन के लिए आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। अगर सिर्फ आप क्वेश्चंस पर काम करोगे तो सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चन बना पाओगे जिस तरह के आपको क्लास में करा दिए गए हैं। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन चेंज करेगा और करता है, आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रहेगी ये बात। तो मेरा मानना है कॉन्सेप्ट पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। इनिशियल लेवल से हम अभी इस नए सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे कहा कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 ग्रुप 2, यहां पर सिर्फ अकाउंटिंग की बात है। कैसे रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो हम यहां पर सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये तो समझ लें कि कॉस्ट क्या है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉस्ट क्या है। चलो ध्यान से सुनना जरा प्लीज। सर लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, 11th क्लास से हम पहले से फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते आ रहे हैं, अब ये एक और नया सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, ये क्या है? या कॉस्ट में ऐसी चीज क्या है? ध्यान से समझना बच्चे। बात करते हैं कि कॉस्ट क्या है,
इसमें क्या चीजें कवर होंगी वो समझते हैं। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जैसे हम कहें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, कंपनी की कोई भी इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, कंपनी की कोई भी खर्चे हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर है पी एंड एल अकाउंट में डेबिट। ये किया आपने, नेट प्रॉफिट निकाल दिया। लेकिन जो भी एक्सपेंडिचर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसीडर किए, क्या वो सारे यहां पर कंसीडर होंगे या नहीं, ये समझो जरा पहले। देखिए, कंपनी का अगर कोई बिजनेस है, जैसे हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो कंपनी का बिजनेस क्या है? प्रोडक्ट को बनाना, फैक्ट्री के अंदर मार्केट में सेल कर देना। इस मेन ऑब्जेक्टिव को, यानी जो कंपनी का मेन बिजनेस है, इससे रिलेटेड जो भी कंपनी के खर्चे हैं, सिर्फ वही कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसीडर किए जाते हैं। इस प्रोडक्ट को बेचकर जो कंपनी को रेवेन्यू मिलेगा, सिर्फ वही रेवेन्यू कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसीडर किया जाएगा। यानी और कोई डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो कंसीडर करते आ रहे हो, जैसे करते आ रहे हो करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं इनकम्स, सिर्फ उन्हीं एक्सपेंस की बात की जाएगी जो कंपनी के मेन बिजनेस से रिलेटेड होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कंपनी, एग्जांपल लेते हैं चलो नीलकमल कंपनी का, जो प्लास्टिक की चेयर बनाकर मार्केट में सेल करते हैं। अब जरा सोचिए जरा, जब कंपनी फैक्ट्री के अंदर चेयर बनाएगी, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे, उस चेयर को मार्केट में सेल करेगी, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे, सिर्फ वही कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ वही कॉस्ट की डेफिनेशन में कवर होंगे। कॉस्ट की डेफिनेशन मतलब सर क्या कॉस्ट की डेफिनेशन एक अलग डेफिनेशन है, कोई डिफिकल्ट डेफिनेशन है? मैं तो कहता हूं कोई डेफिनेशन ही नहीं है। आप खुद समझिए, कोई भी खर्चा है, अगर वो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड है या सेल करने से रिलेटेड है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सोचो जरा, कंपनी चेयर बनाएगी, चेयर बनाने के लिए प्लास्टिक की जरूरत है, प्लास्टिक मार्केट में सप्लायर से परचेज करेंगे तो कंपनी का खर्चा होगा। तो क्या कॉस्ट है? क्या बिना प्लास्टिक के प्लास्टिक चेयर बन सकती है? सर प्लास्टिक तो चाहिए, तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड हुआ ना, कॉस्ट है। फैक्ट्री के अंदर वर्कर काम करेगा, उस प्लास्टिक को कन्वर्ट करके चेयर बनाएगा, अपने वेजेस लेगा, कंपनी को उस वर्कर को काम करने की पेमेंट देनी पड़ेगी। क्या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा है? हाँ है, तो कॉस्ट में कवर होगा। बात समझ आ रही है? प्रोडक्ट बेचेगा शोरूम में बैठा हुआ सेल्समैन, सेल्समैन को एट द एंड ऑफ द ईयर सैलरी, एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी पे की जाएगी, या जैसे भी मंथली दी जाती है, वीकली दी जाती है, वो जो सैलरी सेल्समैन को दी जाएगी, क्या सेल करने से रिलेटेड है? बिल्कुल है। क्या कॉस्ट में आएगा? बिल्कुल आएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा जरा ध्यान से सुनना और सोचना और बताना। कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा है, उस लोन पर कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट की पेमेंट करती है, क्या कॉस्ट है? अब ये आपने सोचना है। क्या एक्सपेंडिचर है? हाँ एक्सपेंडिचर है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लेकर चलते हो, खर्चा तो है, लेकिन क्या कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कवर होगा या नहीं, तो अब आपने सोचना है। क्या इंटरेस्ट फैक्ट्री के अंदर चेयर बनाने की वजह से देना पड़ रहा है? नहीं। क्या वो इंटरेस्ट मार्केट में चेयर बेचने की वजह से देना पड़ रहा है? नहीं। इंटरेस्ट देना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी ने लोन लिया है, और चेयर बनाकर बेचने के बिजनेस के लिए लोन लेना एक एसेंशियल एक्सपेंडिचर है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसलिए इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट में उसका जो ट्रीटमेंट करते आ रहे हो बचपन से, करते रहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में वो कहीं पर भी कंसीडर नहीं होगा। सेम सोचिए,
शेयर होल्डर्स को एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी डिविडेंड की पेमेंट करती है, क्या ये कॉस्ट है? क्या डिविडेंड को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसीडर करते हैं? हां। क्या यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसीडर होगा? नहीं। क्या डिविडेंड मैन्युफैक्चरिंग की वजह से देना पड़ता है? नहीं। क्या सेल की वजह से देना पड़ता है? नहीं। तो कॉस्ट में नहीं आएगा। और ध्यान रखिएगा, यह चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिविडेंड, ये फाइनेंशियल एक्सपेंस कहे जाते हैं और फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स का कॉस्ट अकाउंटिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आपने कोई भी एक्सपेंडिचर अगर कंपनी इनकर कर रही है, आपने सिर्फ ये छोटा सा टेस्ट लगाना है, क्या कंपनी के मेन बिजनेस से रिलेटेड है? अगर नहीं है तो कॉस्ट नहीं है। बात समझ आई? सोचो जरा, इनकम टैक्स क्या कॉस्ट है? पहले तो बताइए, क्या एक्सपेंडिचर है? हाँ है। आप प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनाते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बनाते हो। क्या कॉस्ट है? सोचो जरा, क्या इनकम टैक्स मैन्युफैक्चरिंग करने की वजह से देना पड़ता है? नहीं। क्या मार्केट में चेयर बनाकर बेच रहे हैं, बेचने सेल करने की वजह से देना पड़ता है? नहीं। तो क्या इनकम टैक्स कॉस्ट है? नहीं है। और ध्यान देना, इनकम टैक्स ग्रुप 1 में भी आपको यहां पर इंटर लेवल पर 100 मार्क्स का पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा और फाइनल में फिर से डायरेक्ट टैक्सेशन इनकम टैक्स आप फिर से पढ़ेंगे, 100 मार्क्स का पेपर वहां पर भी होगा। इनकम टैक्स, कोई भी एसएससी, कोई भी पर्सन अगर इंडिया के अंदर अंदर इनकम अर्न करता है तो उसे उस इनकम पर टैक्स देना है। इनकम टैक्स इनकम पर लगाया गया टैक्स है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग पर लगाया गया। इसलिए इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो ट्रीटमेंट कर रहे हो करते रहिए, कॉस्ट नहीं है। और ये ध्यान रखना, जो भी चीज कॉस्ट नहीं है, जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट, डिविडेंड, इनकम टैक्स, ये ना तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आ सकते हैं ना ही आएंगे। और अगर आप कभी किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ देख लो तो समझ लेना इंस्टीट्यूट ने सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है, ट्रीटमेंट नहीं होने वाला उसका। ध्यान रहेगी ये बात। अच्छा, जीएसटी सोचिए और बताइए, क्या कॉस्ट है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब कंपनी फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेगी, क्या जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। जब सेल करेगी कंपनी, क्या जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो क्या जीएसटी कॉस्ट है? हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग की वजह से ही देना पड़ेगा, तो ये कॉस्ट है। हम मटेरियल के चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे इसका छोटा सा ट्रीटमेंट, और आगे जहां पर भी इसका जिक्र आएगा हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक ओवरव्यू मिल पा रहा है आपको, क्या चीजें कॉस्ट में कवर की जाएंगी और क्या चीजें कॉस्ट में कवर नहीं की जाएंगी। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। यहां तक बात ठीक है? अच्छा, तो आप मुझे बताइए, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको बताया जाएगा कॉस्ट क्या है, फिर उसके बाद अलग अलग कंपनीज के लिए कॉस्ट को प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। अलग कंपनी के लिए अलग तरीका है, उसे हम देते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का नाम, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। और इसी को हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग कर रहे हैं हम अभी। फाइनल में जाकर बात करेंगे मैनेजमेंट लेवल पर कि कंपनी फ्यूचर में क्या करे और क्या ना करे जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके। चलिए, कॉस्ट का एक ओवरव्यू मिल पा रहा है। एक छोटा सा टेस्ट आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो प्रोडक्ट बनाने और सेल करने का कंपनी का बिजनेस है। इससे रिलेटेड जो भी इनकम, जो भी एक्सपेंस है वो कॉस्ट में कवर होंगे। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात कहूं तो आपने एक वर्ड सुना होगा, ऑपरेटिंग। कोई भी ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो कॉस्ट में कवर होगी। नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल हुआ या कुछ भी हुआ वो कवर नहीं होगा। अच्छा, चलिए सर, ये बात तो ठीक है। सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं जरा। जैसे हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग, ये देखिए। अच्छा, मेरे कहने से ना ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है आप इसे बना लीजिए, ज्यादा बेस्ट है। आपको ध्यान रहेगा, याद रहेगा कि हाँ, आपका कोर एरिया
कॉस्ट ही होने वाला है, कॉस्टिंग ही होने वाली है। चलो ये वीडियो रोक कर पॉज करके कॉपी कर लेना, हम आगे चलते हैं, सिलेबस डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान दो। ये देखिएगा ग्रुप 1 का सिलेबस, ये देखिए, देखो जरा, ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेबस 100 मार्क्स का पेपर है आपका। और देखना ये क्या लिखा है मैंने, यूनिट वाइज, फिर टॉपिक वाइज, फिर मार्क्स, मार्क्स यानी इंस्टीट्यूट की वेटेज जो इंस्टीट्यूट ने इन टॉपिक्स को दी है। यूनिट वाइज यानी अगर आप कंपनी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल चेक करें तो उसमें जो आपको सिलेबस लिखा होता है वो यूनिट वाइज होता है। हमने उस यूनिट वाइज सिलेबस को टॉपिक वाइज कर दिया है, यानी हम किन टॉपिक्स के नाम से ये सिलेबस कवर करेंगे, हमारी बुक में जो कंटेंट मिलेगा वो किस टॉपिक के नाम से मिलेगा। तो हमने इस यूनिट वाइज सिलेबस को टॉपिक वाइज बाइफरकेट किया हुआ है और उनके मार्क्स मैंने आपको यहां पर दे रखे हैं। जैसे हम बात करें इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, 40 मार्क्स दिखाई दे रहा है आपको। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग ये 40 मार्क्स का सिलेबस है। ये देखिए इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग 40 मार्क्स। सेकंड है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग 30 मार्क्स, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स 30 मार्क्स। हो गया टोटल 100 मार्क्स का सिलेबस। ये सिलेबस आपने नोट डाउन करना है, फटाफट से वीडियो रोको और पहले नोट डाउन करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, कॉपी कर लिया है ना, ध्यान से सुनना जरा। जैसे मैंने अभी नीलकमल कंपनी का एग्जांपल लिया, आप समझ सकते हो अगर कोई, जैसे नीलकमल कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी चेयर बनाकर मार्केट में सेल करती है, चेयर बनाकर मार्केट में सेल कर रही है, तो मुझे ये बताइए चेयर बनाने के लिए सबसे बेसिक नीड क्या होगी। सर सबसे पहले चेयर बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए। अब आप सोचिए जरा, प्लास्टिक चाहिए, प्लास्टिक कहां से आएगी, प्लास्टिक मार्केट से सप्लायर से खरीद लेंगे, ये बात ठीक है। अब जरा ध्यान देना, प्लास्टिक खरीदी, अब उस प्लास्टिक को जब हम परचेज करेंगे तो कौन से रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए जाएंगे, उस प्लास्टिक को कहां पर स्टोर किया जाएगा, स्टोर करना कहा मैंने। जब स्टोर रूम में प्लास्टिक को, स्टोर रूम में होल्ड करते हैं, स्टोर रूम में जब प्लास्टिक को होल्ड करेंगे तो स्टोर रूम से रिलेटेड किस तरह के रिकॉर्ड प्रिपेयर करने पड़ेंगे। हम जब प्लास्टिक परचेज करेंगे तो एक लॉट में कितना प्लास्टिक परचेज हमें करना चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे मटेरियल चैप्टर के अंदर। क्यों, क्योंकि मटेरियल प्लास्टिक है और फाइनल प्रोडक्ट जो कंपनी बनाएगी वो चेयर बनेगी, तो चेयर फाइनल प्रोडक्ट हुआ, प्लास्टिक मटेरियल हुई, तो उस मटेरियल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर, मटेरियल के अंदर। देखो जरा, सबसे पहले हमने लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो मैं आज की क्लास में डिस्कस कर रहा हूं, कॉस्ट क्या है, क्या चीजें कवर होंगी क्या नहीं होंगी। फिर जब हम मेन सिलेबस पर आएंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मटेरियल। तो मटेरियल यानी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो यहां पर कवर होगा, मटेरियल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर कवर हो जाएंगे। चलो मटेरियल कहां से आएगा बच्चे, सप्लायर से परचेज कर लेंगे। अच्छा, सप्लायर से परचेज करेंगे, इस मटेरियल से, इस प्लास्टिक से चेयर बनानी है, कौन बनाएगा ये चेयर, वर्कर बनाएगा। वर्कर कहां से आएगा, वर्कर भी मार्केट से ही हायर होगा। आप समझो आज की अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तो ऐसी है कि आपको अपनी फैक्ट्री के लिए 10 वर्कर चाहिए, आप आज एडवर्टाइजमेंट निकालें, कल 10,000 वर्कर आपकी फैक्ट्री के बाहर खड़े होंगे, 10 वर्कर के लिए 10,000, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो गया है। तो आप समझो जरा, ये वर्कर कहां से मिलेंगे, ये भी मार्केट से ही हायर किए जाएंगे। अच्छा, इन वर्कर से काम कराएंगे तो इन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करेंगे तो ये कॉस्ट है, इसे हम नाम देते हैं लेबर कॉस्ट। अच्छा,
वर्कर को कब हायर करना है? जब वर्कर को हम पेमेंट करते हैं, वर्कर्स को बोनस भी देना पड़ेगा। वर्कर लेट नाइट में काम करेगा, ओवर टाइम भी देना पड़ेगा। वर्कर से रिलेटेड रिकॉर्ड्स किस तरह से प्रिपेयर किए जाएंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट जो भी लेबर से रिलेटेड होंगे वो हम डिस्कस करेंगे लेबर चैप्टर के अंदर। ये देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेटेरियल के बाद हमारा क्या होगा? लेबर। ये बात ठीक है? चलिए, मेटेरियल हो गया, मार्केट से परचेज कर लिया। लेबर, वर्कर मार्केट से हायर कर लिए, काम करेंगे, कराएंगे उनसे, उन्हें पेमेंट करेंगे। उसके बाद और बताइए, और क्या जरूरत पड़ेगी चेयर बनाने के लिए? क्या सड़क पे ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी क्या? अब उसके लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए। प्रॉपर स्पेस यानी एक फैक्ट्री चाहिए। अगर फैक्ट्री खुद की है तो डेप्रीशिएट होगी, खुद की नहीं है तो रेंट पे लेनी पड़ेगी, तो रेंट का खर्चा। उस प्लास्टिक से चेयर बनाने के लिए सर मशीन चलानी पड़ेगी, अब मशीन परचेज करनी पड़ेगी। अगर खुद परचेज करते हो तो डेप्रिसिएशन लगेगा, खुद की मशीन नहीं है, रेंट पर लोगे तो रेंट का खर्चा। मशीन चलाने के लिए उसमें सर टाइम टू टाइम मशीन में ग्रीसिंग ऑयलिंग करनी पड़ती है, ये खर्चा। मशीन चलाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, ये खर्चा। ये सब क्या है? ये सब कॉस्ट है। यानी मटेरियल और लेबर को छोड़कर ये जितने भी एक्सपेंस और डिफरेंट टाइप के बचते हैं, इन शॉर्ट अभी के लिए मैं इसे नाम दे देता हूं ओवरहेड्स। अभी के लिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा किस स्टेज पर आपके साथ क्या डिस्कस करना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अभी के लिए हम इसे नाम दे देते हैं ओवरहेड्स। मटेरियल अलग हमने डिस्कस किया, लेबर हमने अलग डिस्कस की, और बाकी सारी चीजें जो भी जरूरी हैं उसे हमने एक कॉमन, एक ओवरऑल नाम दे दिया ओवरहेड्स। इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे ओवरहेड चैप्टर के अंदर। ध्यान रहेगी बात। अभी के लिए और डिटेल में जाएंगे इसकी जब हम मटेरियल और लेबर कंप्लीट कर लेंगे ना, जब ओवरहेड का चैप्टर स्टार्ट होगा और डिटेल डिस्कशन होगा इस पर कि क्या है ये ओवरहेड्स आखिर, या ओवरहेड्स में भी मटेरियल और लेबर कवर हो सकता है या नहीं। अभी की बात नहीं है, बाद में शेयर डिस्कस करेंगे। अच्छा, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, और हमने एक ओवरऑल नाम दे दिया ओवरहेड्स। बस कॉस्ट यही है, कॉस्ट तो यही है बस। अब डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री के लिए इसे प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होगा, प्रेजेंटेशन अलग अलग होगी। वो क्या होगी वो हम समझेंगे। चलिए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। फिर एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सीएमए इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए नोटिफिकेशंस लेकर आता है, कुछ स्टैंडर्ड क्रिएट करता है कि सभी कंपनीज को इस एलिमेंट को इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। वो स्टैंडर्ड क्या है वो हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। यूनिट कॉस्टिंग, कोई कंपनी चेयर बनाती है, कुछ भी बनाती है, कोई भी प्रोडक्ट बनाकर बेचती है, उसको, उस कॉस्ट को एक शीट के थ्रू प्रेजेंट किया जा सकता है जिसे हम कहते हैं कॉस्ट शीट। वो कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है यूनिट कॉस्टिंग में कवर करेंगे। अच्छा, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट तो वही है जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, मटेरियल, लेबर एंड एक नया नाम हमने दिया ओवरहेड्स का। कॉस्ट तो यही होगी, उसकी शीट कैसे बनेगी यूनिट कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, आगे देखना। फिर हमने नाम दिया नॉन इंटीग्रल एंड इंटीग्रल अकाउंट्स। सोचना ध्यान से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। सर फिर ऐसा क्यों है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें 11th क्लास से सिखाई, कॉस्ट अकाउंटिंग अब स्टार्ट कर रहे हैं? बच्चे, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड सभी कंपनीज ने बनाने जरूरी नहीं होते, सिर्फ कुछ ही कंपनीज ने कॉस्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। उन कंपनीज ने जिसे मेंशन किया गया है कंपनी लॉ के अंदर। अब कंपनी लॉ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो आपको लॉ में पढ़ने के लिए मिलेगा। किन कंपनीज ने बनाने हैं ये हमारा काम नहीं है, कैसे बनाने हैं ये हमारा काम है। वो हम यहां पर सारा आपके साथ डिस्कस करेंगे और बनाना सिखाएंगे आपको। ध्यान से, जिन कंपनीज ने कॉस्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं उनके पास दो ऑप्शन है।
वो क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सभी ने ही करनी होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग किसे किसे करनी है उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, कंपनी के पास ऑप्शन क्या है? कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड सेपरेटली मेंटेन करे, कॉस्ट रिकॉर्ड्स सेपरेटली मेंटेन करे। दो तरह की अकाउंटिंग हो रही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे हो रही है? जैसे आप 11th क्लास से करते आ रहे हो। कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे होगी? वो रिकॉर्ड्स कैसे बनेंगे, कौन से लेजर बनेंगे, जर्नल एंट्री कैसे डाली जाएगी, वो हमारा काम है, मैं सिखा दूंगा आपको। ध्यान से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेपरेट मेंटेन हो रही है, जैसे 11th क्लास से आज तक करते आ रहे हो, बिल्कुल वैसे। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट रिकॉर्ड्स हम बनाना सिखाएंगे। जब दोनों बुक्स को सेपरेटली मेंटेन किया जाएगा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्ट रिकॉर्ड्स को सेपरेटली मेंटेन किया जाएगा, तो इस कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाने को हम कहते हैं नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग या नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। बात समझ आ रही है? और अगर कहीं ऐसा हो, क्या सर सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है? अगर कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्ट रिकॉर्ड्स मर्ज करके एक ही सिंगल सेट ऑफ बुक्स में मेंटेन करे, तो यह भी किया जा सकता है। जब दोनों को मर्ज करके सिंगल सेट ऑफ बुक्स में मेंटेन किया जाता है, तो इस अकाउंटिंग सिस्टम को हम नाम देते हैं इंटीग्रल अकाउंटिंग या इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। ध्यान से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सेपरेटली मेंटेन हो रही है, नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग। तो नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग के केस में कॉस्ट रिलेटेड रिकॉर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं हम सीखेंगे। मर्ज करके सिंगल सेट ऑफ बुक्स में मेंटेन हो रही है, इस अकाउंटिंग सिस्टम को हम कहते हैं इंटीग्रल अकाउंटिंग। अब ये रिकॉर्ड कैसे बनाए जाते हैं? अब नॉन इंटीग्रल और इंटीग्रल में दोनों में डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिकॉर्ड बनेंगे। अब इंटीग्रल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम यहां पर सीखेंगे, और हमारे चैप्टर का, हमारे टॉपिक का नाम होगा, देखिए जरा नेक्स्ट क्या लिखा है, नॉन इंटीग्रल एंड इंटीग्रल अकाउंट्स। एक ओवरव्यू मिल पा रहा है आपको सिलेबस का? चलो, इंटीग्रल अकाउंट में तो सिंगल सेट बन गया, एक ही प्रॉफिट निकल कर आएगा। नॉन इंटीग्रल के केसेस में सोचो, यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग की जा रही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट कैसे निकाला आपको पता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट निकालेंगे। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, कॉस्ट अकाउंटिंग में जब प्रॉफिट निकाला जाएगा तो इसके लिए बनाया जाता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या नाम दिया मैंने? कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। आप मुझे सिर्फ ये बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट से कैसे? जैसे अकाउंट वाले सर आपको आज तक निकालना सिखाते रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट और कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट सेम होगा या डिफर करेगा? सोचना आपका काम है। सेम नहीं होगा, डिफर करेगा। सर क्यों डिफर करेगा? प्रॉफिट भी अलग अलग हो जाएगा, अकाउंटिंग अलग अलग होने की वजह से। आप सोचो ना, मैंने स्टार्टिंग ही कैसे की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप हर तरह के खर्चे दिखाते हैं पी एंड एल अकाउंट में, कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है। और जब खर्चे और इनकम अलग अलग हो जाएंगी तो प्रॉफिट सेम कैसे आएगा? प्रॉफिट डिफर करेगा। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पी एंड एल वाला प्रॉफिट अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्टिंग पी एंड एल वाला प्रॉफिट अलग है। ये दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों है? इन दोनों प्रॉफिट को रिकंसाइल करके दिखाइए। आप समझ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पी एंड एल बनाना आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले सर ने बता दिया, कॉस्टिंग वाला, कॉस्टिंग पी एंड एल आपको मैं बनाना सिखा दूंगा। दोनों प्रॉफिट डिफरेंट होंगे और इन्हें रिकंसाइल करने की जिम्मेदारी फाइनेंशियल अकाउंटेंट को नहीं दी, हमारे ऊपर छोड़ दी। अगर फाइनेंशियल अकाउंटेंट को दी होती तो ये रिकंसाइल करने का जिम्मा आपको अकाउंट वाले सर सिखाते, लेकिन ये रिकंसिलेशन का काम कॉस्ट अकाउंटेंट पर छोड़ दिया गया। इसलिए हमारे सिलेबस कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक का नाम देखें यहां पर, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और ये रिकंसिलेशन किस चीज का रिकंसिलेशन है? रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट।
कॉस्टिंग वाले प्रॉफिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले प्रॉफिट को रिकंसाइल करना। और ये रिकंसिलेशन की जरूरत सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगी? जहां पर नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग होगी, जहां पर दोनों रिकॉर्ड सेपरेटली मेंटेन किए जा रहे होंगे। इंटीग्रल के केस में तो दो प्रॉफिट ही नहीं होंगे, वहां पर तो एक ही बुक्स मेंटेन हो रही है। ये बात समझ आई? ये सिलेबस आपका इतना इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से 40 मार्क्स का दे रखा है इंस्टीट्यूट ने। इतनी बात ठीक है। इसके बाद हमने कहा हर डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट को प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। जैसे सोचो जरा, जैसे हम बात करें, अगर कोई मैन्युफैक्चरर ऐसा है जो हर डिफरेंट कस्टमर के लिए डिफरेंट काम करता है। जैसे हम बात करें, एक फर्नीचर वाले की बात करो। फर्नीचर वाले के पास आप जाइए, आप कहते हो कि भाई साहब हमारे लिए ना एक सोफा सेट बनाना है, ठीक है। मैं चला जाता हूं उसके पास, मैं कहता हूं भाई साहब एक बेड बना दो, डबल बेड। कोई थर्ड पर्सन जाता है, वो कहता है सर चेयर बना दो हमारे लिए। आप मुझे ये बताओ, मेरा काम उस फर्नीचर वाले के लिए अलग है, बेड बनाना है। थर्ड पर्सन चेयर बनवाने गया है, आप सोफा सेट बनवाने गए हैं। क्या वो हम तीनों से सेम प्राइस चार्ज करेगा या डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगा? डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगा, करेगा डिफरेंट प्राइस चार्ज। क्यों? क्योंकि उस मैन्युफैक्चरर के लिए, उस फर्नीचर वाले के लिए हम तीनों की जॉब एक अलग जॉब है। आप टेलर के पास जाइए, आप कहें सर कोट पैंट बना दो, मैं कहता हूं जाके कि पैंट शर्ट बना दो, थर्ड पर्सन कहता है कुर्ता पाजामा बना दो। अलग अलग जॉब है, और अलग अलग जॉब के लिए वो अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा। यानी जिस केस में हर एक डिफरेंट कस्टमर का ऑर्डर डिफरेंट होता है, हर एक डिफरेंट कस्टमर के लिए एक डिफरेंट जॉब परफॉर्म होती है, वो मैन्युफैक्चरर अपनी कॉस्ट कैसे कंप्यूट करता है, वो मैन्युफैक्चरर अपनी कॉस्ट किस तरह से प्रेजेंट करता है, अलग तरीका है। सीखेंगे हम एक चैप्टर के अंदर जिसका नाम होगा जॉब कॉस्टिंग। जॉब समझ आया आपको? डिफरेंट कस्टमर की जॉब डिफरेंट होगी जॉब कॉस्टिंग के अंदर। देखिए जरा, ये रहा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में जॉब कॉस्टिंग। सर यहां पर तो बैच भी लिखा हुआ है। बैच क्या है? सोचो जरा, बैच जहां पर ना एक सिंगल सिंगल यूनिट नहीं बनाई जाती। अब आप सोचें जरा, ये पेन है, कंपनी ने ये पेन बनाया, क्या एक एक पेन को बनाकर उसे पैक किया जाता होगा? बिस्लरी कंपनी है, ड्रिंकिंग वाटर सेल करती है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करती है। क्या आप देखते हैं 200 ml की भी बोतल आ रही है उनकी, क्या वो 200 या 250 ml की बोतल को, एक एक बोतल को सील पैक किया जाता होगा वाटर फिल करके? नहीं, एक साथ हजारों यूनिट्स पर, यूनिट बोल दिया है मैंने, हजारों बोतल्स पर एक जैसा काम किया जा रहा है कि नहीं? आप हेयर शैम्पू यूज करते हैं, उसके शसे भी आते हैं, पाउच भी आते हैं, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए। क्या कंपनी एक एक पाउच क्रिएट करके तब उसे पैक करती होगी? नहीं, एक साथ हजारों पाउच एक साथ प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, जहां पर एक ही जैसी यूनिट्स पर और बहुत सारी यूनिट्स पर एक जैसा एक ही साथ काम किया जा रहा हो, उस ग्रुप ऑफ यूनिट्स को हम नाम देते हैं बैच। आप देखना कभी किसी प्रोडक्ट पर, जैसे आपने कोई भी शैम्पू देख रहे हैं, शैम्पू का एमआरपी देखना, जैसे कोई आपने बोतल ले ली शैम्पू की, उस पर एमआरपी देखना, एमआरपी के साथ में ना एक बैच नंबर भी लिखा होगा। वो बैच नंबर पता है क्या है? वो बोतल उस डव कंपनी ने या क्लिनिक प्लस कंपनी ने किस बैच में बनाई है, वो उसका नंबर होता है। अगर आपको उस प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट दिखाई देता है, कुछ डिफेक्टिवनेस दिखाई देती है, आप उसकी कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो कस्टमर केयर नंबर भी होता है। आप कॉल करो, कॉल करो, आप बताओगे कि हमने आपका प्रोडक्ट परचेज किया था, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये डिफेक्टिव है। तो पता है आपसे क्या कहेंगे कि सर एक बार बैच नंबर बता दीजिए। उन्हें कैसे पता चलेगा आपने कौन सा परचेज किया है? और वो बैच नंबर उनके रिकॉर्ड्स में पहले से होगा कि ये कौन सुपरवाइजर था जिसकी देखरेख में ये बैच प्रोड्यूस किया गया। उस तरह उस बोतल, जिस बैच में वो बोतल बनी है, उस बैच की हो सकता है सारी ही यूनिट्स डिफेक्टिव बन गई हो,
तो वो ट्रेस की जा सकती हैं। किसके अकॉर्डिंग? बैच के अकॉर्डिंग। तो जहां पर एक साथ एक से ज्यादा यूनिट्स पर एक जैसा काम किया जाता है, उस नंबर ऑफ यूनिट्स के ग्रुप को नाम दिया जाता है बैच। आप समझो ना, ये वर्ड बैच यहीं से तो क्रिएट हुआ है। आप लोग जब एक साथ एक क्लास में बैठकर पढ़ते हैं तो हमारे लिए हर एक स्टूडेंट कोई डिफरेंट स्टूडेंट नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है। हमारे लिए आप सब लोग एक जैसे हैं। सब लोग एक जैसे हैं, इसलिए आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को भी हम लोग नाम देते हैं बैच। कहते हो ना आप, कॉस्टिंग का बैच, अकाउंटिंग का बैच, डायरेक्ट टैक्स का बैच। ये बैच वर्ड यही तो है, जहां पर एक साथ एक जैसा काम एक से ज्यादा यूनिट्स पर किया जाता है, बैच नाम दिया जाता है। जो कंपनी इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग बैचेस में करती है, वो अपनी कॉस्ट कैसे कंप्यूट करती है सीखेंगे ना, इसीलिए तो वहां पर लिखा है बैच कॉस्टिंग। तो ये जॉब एंड बैच, समझ आया आपको बात? समझ आ गई आपको बात ये? चलो, एक जो ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फ्लाईओवर बनाना है। आप कहीं भी आते जाते हो, रास्ते में न जाने आपने भी कितने फ्लाईओवर्स पर आज तक काम करते हुए देखा होगा लोगों को, काम चल रहा है, और आपको यही पता होगा कि सर इसमें कोई 2 महीने 4 महीने का काम नहीं होता, सालों लग जाते हैं इसमें। तो कोई फ्लाईओवर बनाना है, लग गए 3 4 5 साल, कुछ भी लग सकता है। मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम आप समझ सकते हैं कब से चल रहा है दिल्ली में, तो कब से चल रहा है और अभी चल ही रहा है और न जाने कब तक चलता ही रहेगा। तो जिन्होंने ये मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम गवर्नमेंट से ले रखा है, वो अपनी कॉस्ट कैसे निकालते होंगे? फ्लाईओवर बनाने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने गवर्नमेंट से ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो अपनी कॉस्ट कैसे कंप्यूट करेगा? बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर उन कॉम्प्लेक्स पर कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करता है, वो अपनी कॉस्ट कैसे निकालेगा? प्रॉब्लम क्या है, आप समझ पा रहे हैं? सर वो बिल्डिंग ही या वो कॉन्ट्रैक्ट ही 3 साल में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अपने अकाउंट्स तो हर साल के एंड पे कंप्लीट करने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना आप ये कह देंगे कि सर 3 साल में हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो हम प्रॉफिट या लॉस भी 3 साल बाद निकालेंगे, वो तो हर साल के एंड पे निकाल कर दिखाना पड़ेगा। तो ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ये अपनी कॉस्ट कैसे कंप्यूट करते हैं? अलग तरीका है, सीखेंगे हम। किस टॉपिक में? ये देखिए, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आप समझ पा रहे हैं ना? यहां पर लिखा है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, और मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूं? हर डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट को प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, इसलिए हम उसे नाम दे रहे हैं मेथड्स। क्लियर है? जहां पर प्रोडक्शन वर्क को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटकर काम किया जाता है। मैंने क्या कहा? जहां पर प्रोडक्शन वर्क को अलग अलग डिपार्टमेंट में, यानी एक डिपार्टमेंट में कुछ काम होगा, एक डिपार्टमेंट में कुछ काम होगा, एक डिपार्टमेंट में कुछ काम होगा, अगर इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, ये शर्ट, आप टेलर के पास गए हैं, ये शर्ट कंप्लीट शर्ट वही बनाएगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनमें एक शर्ट बनाने वाला एक नहीं होता, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो सिर्फ कॉलर ही बना रहा होगा, एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो सिर्फ स्लीव्स बना रहा होगा, एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो बाकी का स्ट्रक्चर तैयार कर रहा होगा। यानी एक ही शर्ट बनाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम हो रहा है। जहां पर प्रोडक्शन वर्क को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटकर प्रोडक्शन की जाती है, उन डिपार्टमेंट्स को वहां पर नाम दिया जाता है प्रोसेस। जो इस तरह से कंपनी काम करती है, वो अपनी कॉस्ट कैसे कंप्यूट करती होगी, सीखेंगे। टॉपिक का नाम होगा हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। सर ये जितनी सारी चीजें आप हमारे साथ डिस्कस करते जा रहे हैं, क्या ये सारी चीजें हमें याद रह पाएंगी? मैंने कब कहा ये सारी चीजें आपको याद रखनी है? ये क्या है? ये है आपका सिलेबस, जो आपने पढ़ना स्टार्ट करना है, और जब तक ये सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक हर टॉपिक पर हम न जाने कितनी सारी क्लासेस डिस्कस कर चुके होंगे। ये तो मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूं।
जब ओवरव्यू आपको मिल जाएगा तो एटलीस्ट आपको ये तो पता चलेगा कि हाँ कॉस्ट क्या है और हमें इसमें सीखना क्या है। ये बात समझ आ रही है? ये सारी डिस्कशन जो भी आज मैं कर रहा हूं ये आपको याद ही रहेंगी, कोई जरूरी नहीं है। और मैं भी नहीं कहता कि आपको ये याद करने वाली चीज है, मैं तो एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हाँ किस टॉपिक में क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। आगे देखिए, कई बार पता है क्या होता है, एक मटेरियल पर काम करना स्टार्ट किया और उस मटेरियल से जो प्रोडक्ट बनकर निकले तो वो एक से ज्यादा बनकर निकले। बात समझे? एक ही मटेरियल से अलग 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 तरह के प्रोडक्ट बन जाना। जैसे आप बात करो, मिल्क है, मिल्क दूध, दूध को आप प्रोसेस करो, बटर अलग निकल जाएगा, स्किम्ड मिल्क, छाछ, जो भी आप, मट्ठा, जो भी आप नाम देते हैं वो अलग। अब मटेरियल तो एक ही था, इनपुट तो एक ही था मिल्क, प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन गए, बटर भी बन गया और छाछ भी बन गई। आप उससे पनीर बनाना चाहें तो पनीर भी बन जाएगा। तो यानी एक इनपुट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट। जहां पर एक मटेरियल से एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट एक साथ बनकर निकलते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को नाम दिया जा सकता है जॉइंट प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट। सर कब नाम देंगे जॉइंट प्रोडक्ट, कब नाम देंगे बाय प्रोडक्ट, ये अभी की बात नहीं है, बाद की बात है। जब इस चैप्टर पर पहुंचेंगे तब डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस बात पर कि क्या कब ज्वाइंट प्रोडक्ट होगा, कब बाय प्रोडक्ट होगा। अभी के लिए क्या, जहां एक इनपुट से एक प्रोसेसिंग करके एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट निकलते हों तो उन प्रोडक्ट्स को ज्वाइंट प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स का नाम दिया जाता है। फिर उनकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है सीखेंगे। ये रहा हमारे चैप्टर का नाम, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही ना हो, अगर सर्विस इंडस्ट्री में कवर होते हो, जैसे सिनेमा थिएटर, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कितनी सारी चीजें हैं जहां पर कोई प्रोडक्ट बनाकर नहीं बेचा जाता, सर्विस दी जाती है। तो जहां सर्विस दी जाती है वो अपनी कॉस्ट कैसे निकालेंगे उसे हम सीखेंगे यहां पर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इसे सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहते हैं, इसे कॉस्टिंग इन सर्विस सेक्टर ऐसे भी कहा जाता है। तो यहां पर एक ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाना सीखा जाता है, वो हम सीखेंगे जब हम इस टॉपिक पर पहुंचेंगे तब। इतनी बात ठीक है? आगे चलते हैं, अब है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। जरा ध्यान देना, कोई भी इंडस्ट्री है, फ्यूचर हर कोई एस्टिमेट करके चलता है, चाहे कम करे या ज्यादा। आप आज हमारी क्लास देखना स्टार्ट कर रहे हैं एक एस्टिमेट लेकर कि आने वाला अटेम्प्ट आपको क्लियर करना है। एस्टिमेट कर रहे हो ना पहले से, तो एस्टिमेट कर चल रहे हो कि अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग हम आज से स्टार्ट करेंगे तो लगभग अगले 4 महीने में हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, या हम डेली बेसिस पर देखेंगे तो 2 से 2.5 महीने के अंदर ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आप सोच रहे हो यही है बजट बनाना। हर कंपनी लास्ट ईयर में उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट उससे ज्यादा अर्न करना चाहेगी या कम, उससे ज्यादा अर्न करना चाहेगी। अच्छा, लास्ट ईयर में हमने 1 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, नेक्स्ट ईयर में हम 1.2 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, 1 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। अच्छा, ये प्रॉफिट अर्न करेंगे तो हमें सेल कितनी करनी पड़ेगी, आज प्लान कर रहे हैं, आज एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 1.2 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी। आज जब वो कैलकुलेशन ऑन पेपर आ जाएगी ना, उसे हम नाम देंगे सेल्स बजट। अच्छा, इतनी सेल करनी पड़ेगी, अच्छा इतनी सेल तो तब कर पाएंगे ना जब पहले प्रोडक्शन करनी पड़े, तो प्रोडक्शन कितनी करनी पड़ेगी, ऑन पेपर कैलकुलेशन हो जाएगी प्रोडक्शन बजट। सर इतनी प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल कितना चाहिए, मटेरियल बजट। वर्कर कितने हायर करने पड़ेंगे, लेबर बजट। मशीनें कितनी लगानी पड़ेंगी, मशीनरी बजट। ये कौन से पीरियड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए। यानी एक प्रॉफिट का टारगेट लेते हुए सेल कितनी करनी है, सेल्स बजट, प्रोडक्शन कितनी करनी है, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, परचेज बजट, लेबर बजट, मशीनरी बजट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। ये सारे बजट कैसे बनाए जाते हैं सीखेंगे हम यहां पर बजटरी कंट्रोल के अंदर।
ठीक है, बजटरी कंट्रोल के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी मार्जिनल कॉस्टिंग को इन शॉर्ट मैं आपको डिस्कस नहीं कर सकता, डिस्कस करूंगा तो समझ कुछ नहीं आएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग को अभी रहने देते हैं, जब चैप्टर आएगा तब डिस्कस कर लेंगे इसे भी पूरा डिटेल में। अभी इन शॉर्ट इसे नहीं बताया जा सकता। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? मैंने जैसे अभी कहा बजट, आज से कोई नया साल स्टार्ट होने वाला है, हम इस साल में कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, कितना कितना काम करेंगे, एस्टिमेशन आज ही लगा लिया, बजट बना लिया। अच्छा, उस बजट के अकॉर्डिंग काम करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, ये साल भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक्चुअल में जो हमने बजट बनाया था उतना ही प्रॉफिट अर्न हुआ, जरूरी है? एस्टिमेशन के बेसिस पर ही एक्चुअल भी होगा, जरूरी है? ऐसे तो आप सभी लोग सोचकर बैठे हैं कि सर मेरी भी फर्स्ट रैंक आएगी, मेरी भी फर्स्ट रैंक आएगी। हर स्टूडेंट चाहता है कि उसकी फर्स्ट रैंक आ जाए, बजट बनाकर चल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग प्लान भी कर रहा है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूशन हो भी गया तो क्या जरूरी है कि फर्स्ट रैंक सभी की ही आ ही जाएगी? बजट ही तो था, उस बजट पर आप काम करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल बजट से डिफर हो सकता है, और क्या होता ही है। जब एक्चुअल अलग है और बजट अलग है, यानी हमने बजट बनाया था 1.2 का प्रॉफिट अर्न करेंगे, एक्चुअल में रह गया सिर्फ 90 लाख का प्रॉफिट। बजट था 1.2 करोड़ का प्रॉफिट अर्न होगा, एक्चुअल में 90 लाख का प्रॉफिट अर्न हुआ। अब इस डिफरेंस के पीछे क्या रीजंस हैं? किस वजह से हमारा एक्चुअल प्रॉफिट बजटेड प्रॉफिट से डिफर कर गया? क्या सेल कम हुई? सेल कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा। या सर सेल तो जितना सोचा था, जितना बजट बनाया था उसके अकॉर्डिंग बेस्ट ही हमने अचीव की है, तो फिर क्या कॉस्ट बढ़ गई क्या? अगर कॉस्ट बढ़ गई है तो कौन सी कॉस्ट बढ़ी है? मटेरियल कॉस्ट ज्यादा इनकर हुई है, लेबर कॉस्ट ज्यादा इनकर हुई है, ओवरहेड ज्यादा खर्च हुए हैं, ये सारे एनालिसिस करना। अगर मटेरियल कॉस्ट ज्यादा खर्च हुई है तो क्यों खर्च हुई है? क्या महंगे रेट पर खरीदा है, मटेरियल का प्राइस बढ़ गया? या मटेरियल का प्राइस तो जितना था उतना ही है, प्रोडक्शन करते समय मटेरियल की वेस्टेज ज्यादा हो गई? ये एनालिसिस करना। और ये एनालिसिस क्यों किए जा रहे हैं? जो हो गया वो तो हो गया ना। ये एनालिसिस इसलिए किए जाते हैं ताकि जो रीजंस रहे इस साल में कि हमारा प्रॉफिट कम रहा, कम से कम ये रीजन नेक्स्ट ईयर में दोबारा ओकर ना हो, उन्हें प्रिवेंट किया जा सके। तो एनालिसिस करना हम सीखेंगे। हमारे चैप्टर का नाम होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हमारे चैप्टर का नाम होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो आपको ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8, ये पेपर नंबर 8 है हमारा। सिलेबस का ओवरव्यू मिल पा रहा है, कॉस्ट क्या है वो आपको समझ आ रहा है। अब आप ये कहें कि सर कॉस्ट क्या है, आज ही हम सारी चीज याद कर देंगे, कैसे कर दोगे? ये पूरा सिलेबस कॉस्ट पर है। बात समझ आ रही है? तो हम इसके प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट को पढ़ेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई है आपकी? सिलेबस का आपको पता चल गया है? देखो, सिलेबस ये हम सारा कवर करेंगे अपनी क्लास में, बस मेरे कहने से एक बात ध्यान रखना, इस वेटेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना। वेटेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना। हमें इंपॉर्टेंस देनी है 100 मार्क्स को। पेपर आएगा 100 मार्क्स का आएगा, ये गारंटेड है। ये 40 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स ये वेटेज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही रहेगी, मैं गारंटी नहीं लेता हूं। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 100 मार्क्स का आएगा, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम पूरे 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल चैप्टर से। ध्यान रहेगी बात? सर मटेरियल से ऊपर तो आपने यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा है, तो जो भी मैं आज डिस्कस कर रहा हूं वो सब बेसिक ही तो है, लिखा हुआ आपको बुक में मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा, और वो सारी चीज आपको एक साथ समझ भी नहीं आएगी। वो जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा ना, वो सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी बच्चे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप ये सिलेबस करेंगे तो आपने सीक्वेंस ये फॉलो नहीं करना है। जो आपको बुक दी गई है, उस बुक में जो कंटेंट में सिलेबस लिखा हुआ है, उस सीक्वेंस से आपको वो लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं।
ध्यान रखना, ये सीक्वेंस नहीं फॉलो करना है। जो बुक में कंटेंट में सिलेबस दे रखा है आपको, उसे सीरियल वाइज आप कंप्लीट करते हुए चलेंगे। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड देन जो सीक्वेंस वहां पर दे रखा है उससे आपने वो कंप्लीट करना है। ध्यान रहेगी ये बात। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल चैप्टर से। आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।